पीछे हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग पढ़े थे डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक को डीएनए कहते हैं और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कैसे आपस में जो है फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आगे इसी चैप्टर में है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कि डीएनए अणुओं का द्विकुंडलिनी संरचना पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कि फ्रैंकलिन और विल्किंस की खोज दो वैज्ञानिक हैं, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो है सन 1951 और 1953 में डीएनए के क्रिस्टलों का एक्स किरण विवर्तन द्वारा विश्लेषण किया और इनकी संरचना का अध्ययन किया कि डीएनए के अणु जो है एक द्विकुंडलिनी संरचना होती है। जैसे रस्सी में जो है दो श्रृंखलाएं होती हैं और दोनों श्रृंखला एक अक्ष पर एक दूसरे से ऐड कर रस्सी का निर्माण कर देती है, वैसे ही इस डीएनए अणु में जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ दो श्रृंखलाएं होती हैं जो एक ही अक्ष पर जो है दक्षिणावर्त दिशा में ऐड कर और द्विकुंडलिनी संरचना का निर्माण करते हैं। तो वाटसन और क्रिक ने जो है इस संरचना की खोज की थी, इसलिए जो है इन्हें वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी कहते हैं। पहले तो अध्ययन जो है फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने किया था 1951 और 1953 में एक्सरे विवर्तन के द्वारा, लेकिन अंत में जो है सन 1953 में जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है डीएनए अणु की संरचना का ऐसा त्रिविम रूप प्रस्तुत किया जिसमें अब तक के ज्ञात 1953 से पहले जितने भी ज्ञात थे सभी तथ्य जो है समाहित थे। तो ये जो अक्ष है, इस अक्ष से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो है लिपटे होती हैं, इनमें ऐठन होता है इस अक्ष के दक्षिणावर्त। तो इस अक्ष से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की दूरी जो है वो 10 एंगस्ट्रॉम होती है, ऐसे 10 एंगस्ट्रॉम होती है, अर्थात इसकी भी जो है 10 एंगस्ट्रॉम जो है दूरी होती है। और तब ये पूरी दूरी जो है ये 20 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई हो जाती है। पूरी दूरी अर्थात इसकी मोटाई जो है 20 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जो कि 1953 में जो है वाटसन एवं क्रिक ने मॉडल जो प्रस्तुत किया था, तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जो है ये दो जो मुख्य श्रृंखला है ये जैसे लैडर बांस की सीढ़ी जो होती है, ऐसे बांस की सीढ़ी, तो इनमें ये जो दो ध्रुव है, पोल है बांस, तो और बीच बीच में जो है छोटा छोटा ऐसे डंडा होता है। वैसे ही ये जो श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला में जो है फास्फोरस, शुगर, फास्फोरस अर्थात फास्फोरिक अम्ल, राइबोस शुगर, फास्फेट समूह, राइबोस शुगर, फास्फेट समूह, राइबोस शुगर,
फास्फेट समूह, ऐसे फास्फेट समूह, राइबोस शुगर, फास्फेट समूह, राइबोस शुगर, फास्फेट समूह, राइबोस शुगर, ऐसे ये फास्फेट समूह अर्थात फास्फोरिक अम्ल और डिऑक्सीराइबोस शर्करा, ये दोनों जो है इस श्रृंखला का ये जो ध्रुव है, चेन है, इसमें होते हैं। और जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो सीढ़ी के छोटे डंडे के समान जो है, जैसे यहाँ पर ये शुगर है तो इससे जो है यदि एडेनिन, तो यहाँ पर ये शुगर है तो इससे थाइमिन जुड़े होते हैं। ऐसे यहाँ शुगर है तो गुआनिन, तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा यहाँ शुगर है तो साइटोसिन, ऐसे जुड़े होते हैं, जो कि सीढ़ी के छोटे डंडे के समान जो है जुड़े होते हैं। तो पिछले दिन हमने बताया था कि ये जैसे जो है ये डिऑक्सीराइबोस शर्करा है C5H10O4, तो यहाँ यदि नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ दूसरे कार्बन से भी हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन चूँकि एक ऑक्सीजन की यहाँ कमी है, और यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्सिल आयन और या HCH2OH, ये एडिनोसिन हो गया। और इससे जो है यदि फास्फेट समूह फास्फोरिक अम्ल जुड़ गया POH डबल बॉन्ड OH, तो इसका OH और इसका H मिलकर जो है ये जल का एक अणु निकल गया, इसलिए इसे हम निर्जलीकरण संघनन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा, यहाँ पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन से जुड़ा। ऐसे जो है यह एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया जिसे हम कहते हैं DEMP, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। लेकिन चेन में जुड़ने से पूर्व जो है न्यूक्लियोटाइड जो है दो और फास्फोरिक अम्ल से जुड़कर जो है ये डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट बना लेता है, अर्थात जैसे यहाँ पर और जो है दो फास्फेट समूह से जुड़ेगा। फिर से नीचे जो है ये डिऑक्सीराइबोस शर्करा है और यहाँ यदि गुआनिन है H, यहाँ H, OH, CH2OH, यहाँ P डबल बॉन्ड OH और OH। तो यहाँ इसका OH और इसका OH, H2O यहाँ से भी निकलेगा, तो यहाँ ऐसे जुड़ गया, और इसका OH और इसका H2O यहाँ से भी निकलेगा, ये जुड़ गया, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया। तो यहाँ पर जो है ये पांचवा कार्बन, ये तीसरा, तो जुड़ किस रूप में रहा है 5, पांचवें से जुड़ रहा है फास्फेट, फिर तीसरे से जुड़ रहा है, फिर पांचवें से जुड़ रहा है, फिर तीसरे से जुड़ रहा है, फिर पांचवें से जुड़ेगा, अर्थात ये क्रम होगा 5 and 3। तो ऐसे यहाँ 5 and, तो ये श्रृंखला जो बन रही है, इस श्रृंखला में चेन में जो है शुगर और फास्फेट, जैसे राइबोस शुगर और ये फास्फेट, ये दोनों जो है इस पोल ध्रुव पर होंगे श्रृंखला में। और जो ये नाइट्रोजीनियस बेस है ये एक दूसरे के जो है अनुपूरक होते हैं। प्यूरिन बेस से पिरिमिडीन बेस जुड़ता है और पिरिमिडीन बेस से प्यूरिन बेस जुड़ता है। एडेनिन प्यूरिन बेस है तो पिरिमिडीन बेस थाइमिन जुड़ा। गुआनिन प्यूरिन बेस है तो पिरिमिडीन बेस साइटोसिन जुड़ा। तो इस क्रम में जो है ये जुड़ते हैं, और दो क्रमागत न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी एडेनिन थाइमिन और यहाँ गुआनिन साइटोसिन, ये दो क्रमागत न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। और एक चक्र को पूरा करने में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वलन, एक घुमाव
क्योंकि इस अक्ष के ऊपर जो है क्या आयतन होता है, तो एक चक्र को पूरा करने में जो है ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 क्रमागत न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 है और 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो इसमें 10 का हम गुणा कर देते हैं, अर्थात यही बराबर जो है 34 एंगस्ट्रॉन होता है। तो इनकी जो है कोई ये विशेष संरचना रहे। द्विकुंडलिनी के कारण जो है डीएनए अणु की पूर्ण लंबाई में खंडवार एकांतरित दीर्घ और लघु खाच होते हैं। जैसे यहां तो बना है तो दोनों तरफ का खाच जो है बराबर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि एक खाच जो है इस खाच के बराबर है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखेंगे तो ये जो है मात्र जो है 0.6 nm 0.6 nm 0.6 नैनोमीटर जो है एक खाच की लंबाई होती है। और यहाँ जो है 1.2 nm, यहाँ जो है 1.2 nm जो है एक खाच होती है। अर्थात किताब में देखे होंगे कि डीएनए की जो संरचना होती है उसमें लगता है कि एक श्रृंखला छोटा है तो दूसरा ऐसे, या रस्सी का आयतन भी देखते होंगे तो एक तरफ से देखने पर लगता है कि एक छोटा है और एक अधिक बड़ा है, लेकिन इनका जो है अब जैसे इधर का जब एक 1.2 हो जाएगा तो 0.6, अर्थात ये प्यूरिन बेस और पिरिमिडीन बेस से ही जुड़ते हैं। प्यूरिन बेस पिरिमिडीन बेस से जुड़ेगा, पिरिमिडीन बेस प्यूरिन बेस से जुड़ेगा, तो इनकी मोटाई जो है हर जगह जो है 20 एंगस्ट्रॉन की जो है बनी होती है। और 1953 के पहले जितने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया गया, जितने डीएनए के गुण बताए गए, वो सारे गुण जो है इस वाटसन एवं क्रिक मॉडल में जो है समाहित था। इसी वाटसन एवं क्रिक मॉडल को जो है हम क्या कहते हैं, बी डीएनए कहते हैं। इसी वाटसन एवं क्रिक को जो है हम बी डीएनए भी कहते हैं। ठीक, फिर जो है इसके बाद आता है गुणसूत्र क्या है। तो गुणसूत्र अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि जो भी हम अपने YouTube पर वीडियो को डालेंगे ऑटोमेटिक उसका लिंक जो है मैसेज के ज़रिए आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद जो है सब्सक्राइब अवश्य करें।